वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। चलिए हम फटाफट से इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। का मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन द, रेटिना पर। ठीक है, तो हम ऑप्शन द पे टिक लगाएंगे। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस आसानी से मिल पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ बच्चों, तो आप थोड़ा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ख सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, यानी जो हमारी आंख है, अगर वो किसी व्यक्ति की आंख एकदम फिटफाट है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, तो वो कौन सी न्यूनतम दूरी है जहां तक जो व्यक्ति है वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो वो है बच्चों 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश पर जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म जो होता है बच्चों, ऐसे हमारा एक प्रिज्म होता है, उसमें से जब हम व्हाइट लाइट को डालते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है, 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है, जिसको हम नीचे से ऊपर लिखते हैं वेब ग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब कह रहा है कि आधार की ओर प्राप्त, यानी नीचे की ओर कौन सा हमें प्राप्त होता है, तो नीचे की ओर देखिए हमने क्या लिखा है वी, तो वी फॉर वॉयलेट यानी बैगनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सा बैगनी, उत्तर क्या हो जाएगा बैगनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। हमें बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये हमारा अगर उत्तल लेंस है, ठीक है, तो इस पे ये मान लीजिए आपकी कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए इस तरह से ये जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ नीचे बनेगा, तो यहाँ पे वास्तविक और उल्टा, यानी इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बच्चों कि प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। तो ये गलत है बच्चों। ठीक है, प्रिज्म से अपवर्तन होगा तो प्रिज्म हमारा है बच्चों, और इससे अगर अपवर्तन होगा तो मुड़ेगी ना, पैरेलल कहां जाएगी। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से बच्चों हमेशा जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये भी गलत है, अपवर्तन नहीं परावर्तन में दोनों बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है परावर्तन, मान लीजिए ये कोई तल है और यहाँ पर हमारी किरण पड़ रही है तो ये वापस उसी दिशा में लौट जाए तो इसको हम कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन क्या है बच्चों, मान लीजिए कि हमारी ये कोई किरण है, ये इसी पे पड़ रही है तो ये आगे की ओर बढ़ जाए। ठीक है, चाहे इधर मुड़ जाए या इधर मुड़ जाए, तो इसको हम कहते हैं अपवर्तन। थर्ड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सरल सूक्ष्मदर्शी में डैश लेंस का प्रयोग होता है। तो किस लेंस का प्रयोग होता है बच्चों, उत्तल लेंस का। हम यहाँ पे भर देंगे। उत्तल लेंस द्वारा बच्चों पास रखी हुई वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए बच्चों हम सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए डैश का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग होता है, यानी दूरबीन का प्रयोग होता है। खून की जांच के लिए डैश का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम खून की जांच के लिए करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में डैश का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों, अवतल लेंस का। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष के बारे में अभी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि ये हमारी आंख है बच्चों और यहाँ पे हमारा रेटिना है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा
कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, रेटिना के पहले ही बन जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम इसके आगे कौन सा लेंस लगा देंगे बच्चों, अवतल लेंस लगा देंगे, ताकि ये जो किरणें हैं हमारी ये थोड़ी सी फैल जाएं और रेटिना तक चली जाए। ठीक है, रेटिना तक पहुंच जाए। ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है बच्चों, अभी हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। तो पहले हम समझेंगे अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने अभी पहले ही कहा था ये एक कांच की स्लैब है। ठीक है, और इस पर आकर तिरछी ये जो है किरण पड़ रही है। ये क्या करेगी बच्चों, जब इसमें प्रवेश करेगी तो यहां से थोड़ा सा मुड़ जाएगी इस तरह से एक्चुअली। तो ये क्या करेगी, यहां से थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी। तो इसी जो मुड़ने को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अपवर्तन संबंधी नियम क्या है बच्चों, कि प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ पे देखिए हमने चित्र भी बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी प्रकाश की किरण है ये, ठीक है, और इधर हमारा माध्यम क्या है, प्रकाशतः सघन माध्यम यानी जल, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, प्रकाशतः विरल माध्यम वायु। तो अब जब जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपका आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण आर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई छोटा होगा और आर बड़ा होगा। ठीक है, तो जब सघन से, अब देखिए ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जा रही है, बस आपको इतना याद करना है। ठीक है, और इसमें जो आपका अपवर्तन कोण है ये आपतन कोण से बड़ा होगा। दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः विरल माध्यम यानी वायु से प्रकाशतः सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अब इस बार यहाँ पे ऊपर क्या है बच्चों, विरल माध्यम वायु से किरण आ रही है, किस में जा रही है, कांच में जा रही है, यानी सघन माध्यम में जा रही है। तो जब विरल से सघन आएगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा लाइन है बच्चों, ये वाला लाइन ये अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब। तो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर आपका मुड़ जा रही है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। यहाँ पे आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा, यानी अपवर्तन कोण छोटा होगा, जबकि आपतन कोण जो है वो आपका आपतन कोण जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, अपवर्तन के नियम, नियम क्या है, अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा नियम क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम में युग्म बनाने के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात नियत होता है और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक होता है और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्नेल का नियम कहते हैं। तो एग्जाम में आया था स्नेल का नियम और ये सूत्र लिखा हुआ था, तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ लेंगे, इससे डिटेल आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। प्रश्न 5, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। उत्तर क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लीजिए हमको किसी माध्यम का अपवर्तनांक n निकालना है तो हम लिख देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। प्रश्न 6, उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, कोई भी लेंस हो चाहे अवतल हो या उत्तल हो, उसके मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आप याद कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने चित्र दिखाया है, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो O है बच्चों, ये जो O है यहाँ पे, ये आपका प्रकाश केंद्र है। ठीक है, और ये मुख्य फोकस बिंदु F है। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे।
क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, चलिए ये उत्तल लेंस का हो गया। सेम ऐसे अवतल लेंस का, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, हम इसको फोकस दूरी कहेंगे। प्रश्न 7, दूरदर्शी किसे कहते हैं? दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुएं देखी जा सकती हैं। इसकी मदद से खगोलीय पिंडों जैसी दूर की चीजों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो दूरदर्शी क्या है, जिससे हम दूर की चीजों को देख सकते हैं। प्रश्न 8, नेत्र दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं? 3 प्रश्न हैं बच्चों एक प्रश्न में। तो पहले हम देखेंगे नेत्र दोष किसे कहते हैं। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ये अपने आप में एक प्रश्न है बच्चों, पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो इसे नेत्र या दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र दोष के प्रकार, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में हम इसे शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तीनों आता है इसलिए मैंने तीनों लिख दिया है। इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस के अधिक वक्र हो जाने के कारण, जो हमारा मान लीजिए लेंस ऐसा था तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे मोटा सा हो जाएगा। ठीक है, अधिक वक्र हो जाने के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। मैंने बताया था ना, जिससे हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब देखिए यहाँ पे मैंने चित्र भी बनाया है। अब अधिक वक्री हो गया तो यहीं पे इमेज बन जा रही। ठीक है, ये यहीं पे जो है किरणें आपकी आपस में लड़ जा रही हैं, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज हमारी यहीं पे बन जा रही है, यानी रेटिना के पहले ही बन जा रही है, तो इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसी तरह हमारा दूर दृष्टि दोष, जिसे हम लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरोपिया कहते हैं, इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने के कारण पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिससे पास रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। यानी दूर दृष्टि दोष में पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें वस्तु यहाँ रखी है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। ठीक है, रेटिना के पीछे बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि रेटिना से दूर इमेज बन रही है। ठीक है, इसलिए इसका नाम दूर दृष्टि दोष है। लेकिन दिखाई क्या नहीं देता है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब हमसे पूछा था प्रश्न में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय बताइए। तो चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित यानी फैलाकर प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। तो देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे अवतल लेंस लगा दिया। अब क्या होगा, अब जो हमारी इमेज है ये क्या करेगा, ये किरणों को थोड़ा फैला देगा। ठीक है, अब मान लीजिए वस्तु यहाँ पे नहीं दिखाई, ये वस्तु मान लीजिए यहाँ रखी है, तो ये क्या कर किरणों को फैला देगा और फैला के कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना पे पहुंचा देगा। तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होगी बच्चों, बिल्कुल रेटिना पे फॉर्म होगी, तो हमारा जो निकट दृष्टि दोष है वो सही हो जाएगा। प्रश्न 9, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं, यानी छोटी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप क्या है, जिससे हम छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते उसे भी हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी कितने तरह के होते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक आवर्धक लेंस लगा होता है। यह कम फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का उपयोग करके छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। तो बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें केवल एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसके नीचे अगर हम छोटी वस्तु देखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी हमें दिखाई देगी। ठीक है, इसका एक सिंपल फॉर्म हैंड लेंस भी होता है, जो हम हैंड लेंस यूज करते हैं वो भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यह एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जो 2 लेंसों, ठीक है, 2 लेंस कौन से होते हैं, अभिदृश्य और नेत्रक, के संयोजन का उपयोग करके नग्न आंखों से ना दिखाई देने वाली सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा और स्पष्ट चित्र दिखाता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका इस तरह का एक बना होता है इस तरह से, तो यहाँ पे 3 लेंस लगे होते हैं और यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। तो जो ऊपर लेंस लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका होता है नेत्रक। क्या होता है? नेत्रक। और यहाँ पे जो ये 3 लेंस लगे हैं इनको हम कहते हैं अभिदृश्य। क्या कहते हैं? अभिदृश्य। तो 2 लेंस हम यूज करते हैं और इसके यहाँ पे एक ऐसी प्लेट लगी होती है जिसमें हम स्लाइड पे बच्चों जो है वस्तुओं को रखते हैं
और उसको फिर हम यहाँ पे आंख से अपने देखते हैं, इसीलिए इसको अभिदृश्यक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मानव नेत्र एवं फोटोग्राफिक कैमरे की तुलना कीजिए। अब हमारा आंख से भी हमको चित्र दिखता है, कैमरे से भी हम फोटो खींचते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, अब ये कौन से कैमरे की बात कर रहा है बच्चों? फोटोग्राफिक कैमरा जो पहले चलता था। ठीक है, आज के डेट में तो मोबाइल में भी कैमरे हैं, तो उससे हमको तुलना नहीं करनी, हमको तुलना किससे करनी है? जो पहले फोटोग्राफिक कैमरा चलता था उससे। अब ध्यान से देखेंगे, मानव नेत्र मैंने यहाँ बना दिया, कैमरा यहाँ, लेंस, तो मानव नेत्र में कॉर्निया वाला लेंस होते हैं, जबकि कैमरे में प्लास्टिक का लेंस होता है और कभी कभी कांच का भी लेंस होता है। प्रकाश नियंत्रण कैसे होता है? मानव नेत्र में पुतली करती है, कैमरे में अपर्चर करता है। ठीक है, प्रकाश को ग्रहण करने वाला भाग मानव नेत्र में रेटिना है और कैमरे में फिल्म होगा या सेंसर होगा। जो आज के कैमरे उसमें सेंसर होगा। फोकस क्या होगा? मानव नेत्र में लेंस की मोटाई बदलकर हम फोकस बदल सकते हैं, और जो कैमरा है उसमें लेंस को आगे पीछे करके हम उसका फोकस चेंज कर सकते हैं। प्रसंस्करण कैसे करेंगे? ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क में, यानी हम इसको प्रोसेस कैसे करेंगे? तो जो आंख हमें दिखाती है बच्चों, वो ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क में जाती है, वहां पर हमारा इमेज बनता है। और इसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे? तो या तो मेमोरी कार्ड में ले लेंगे या फिल्म पर रिकॉर्डिंग कर लेंगे। पहले जमाने में आती थी फिल्म, जिसको हम पब्लिश कराते थे, प्रिंट कराते थे, तो हमको फोटो मिलती थी। चलिए आगे बढ़, अब आ जाते हैं बच्चों हम प्रोजेक्ट कार्य पर। प्रोजेक्ट कार्य में क्या कह रहा है हमसे कि सूर्य के प्रकाश के किरणों को हैंड लेंस द्वारा कागज पर केंद्रित करके अपने अनुभव को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हमने अपने स्कूल में किया, आप चाहिए तो कर सकते हैं, इसमें कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। तो प्रोजेक्ट का शीर्षक क्या था हमारा? हैंड लेंस से केंद्रित करके सूर्य की किरणों को कागज पर प्रभाव को हमें देखना था। उद्देश्य क्या था? कि सूर्य की किरणों को लेंस से केंद्रित करके उनके ऊष्मीय प्रभाव का अध्ययन करना। सामग्री हमने क्या क्या यूज की बच्चों? हैंड लेंस, सफेद कागज और धूप होनी चाहिए। प्रक्रिया क्या है? एक धूप वाली जगह पर बैठकर कागज को समतल पर रखिए। ठीक है, अब हैंड लेंस को कागज से कुछ ऊंचाई पर पकड़िए, लेंस को हिलाकर सूर्य की किरणों को कागज पर एक बिंदु पर केंद्रित कीजिए। यानी लेंस को आप आगे पीछे करेंगे, ऐसा करेंगे कि एक बिंदु पर सारा प्रकाश आ जाए। कुछ समय बाद देखेंगे कि कागज उस बिंदु पर गर्म होकर काला पड़ने लगता है, और अगर गर्मी के दिनों में आप करेंगे, बहुत तेज गर्मी है, तो कागज जलने भी लगेगा बच्चों। अब अवलोकन हमने क्या किया कि केंद्रित किरणें बहुत तेज और गर्म महसूस हुई। ठीक है, अगर उसके आगे उंगली लगाते तो हमें थोड़ी देर में अपने हाथ जो है वो गर्म लगने लगते हैं, और कुछ ही मिनटों में कागज क्या हुआ? जलने लगा। निष्कर्ष क्या निकाला हमने कि सूर्य की बिखरी हुई किरणें जब हैंड लेंस द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित की जाती हैं, तो उनकी ऊर्जा संग्रहित होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे कागज जल जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने लेंस लगाया, सारी किरणें जो है वो एक जगह फोकस हो गई, और यहाँ पे कागज गर्म होके जलने लगा। ठीक है, चलिए अनुभव क्या हमें प्राप्त हुआ? तो जो बच्चों को प्राप्त हुआ वो मैंने लिखवाया। तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश कितना शक्तिशाली होता है। छोटे लेंस द्वारा किरणों को केंद्रित करके बड़ी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो इससे हम एक चीज और सीख सकते हैं कि सौर ऊर्जा का उपयोग हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, और चूंकि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है, तो हमें इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब प्लीज करिए और लाइक करिए। बाय बाय बच्चों।